बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और घट स्थापना अर्थात नवरात्रा स्थापना की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम क्लास 11th चैप्टर 8 स्थानीय शासन के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाई के रूप में देखता है। नीचे कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है, इन पर विचार कीजिए और बताइए कि स्वशासन की इकाई बनने के क्रम में पंचायत के लिए ये स्थितियां सहायक हैं या बाधक। क्या है? प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी कंपनी को विशाल इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति दी है। इस्पात संयंत्र लगाने से बहुत से गांवों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव की चपेट में आने वाले गांवों में से एक की ग्राम सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग लगाने से पहले गांव वासियों की राय ली जानी चाहिए और उनकी शिकायतों की सुनवाई होनी चाहिए। है सरकार का फैसला है कि उनके कुल खर्चे का 20% पंचायतों के माध्यम से व्यय होगा। है ग्राम पंचायत विद्यालय का भवन बनाने के लिए लगातार धन मांग रही है, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि धन का आवंटन कुछ दूसरी योजनाओं के लिए हुआ है और धन को अलग मद में खर्च नहीं किया जा सकता। है सरकार ने डूंगरपुर नामक गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है और गांव के एक हिस्से को जमुना तथा दूसरे को सुहाना नाम दिया है। अब डूंगरपुर गांव सरकारी खाते में मौजूद नहीं है। एक ग्राम पंचायत ने पाया कि उसके इलाके में पानी के स्रोत तेजी से कम हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों ने फैसला किया कि गांव के नौजवान श्रमदान करें और गांव के पुराने तालाब तथा कुएं को फिर से काम में आने लायक बनाएं। तो उसका उत्तर है, पहली स्थिति के अनुसार यह स्थिति ग्राम पंचायत में बाधक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ग्राम पंचायत से परामर्श किए बिना एक बड़ा इस्पात संयंत्र लगाने का फैसला किया, जिससे ग्राम के गरीब लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और है यह स्थिति भी ग्राम पंचायत के लिए बाधक है, क्योंकि इससे ग्राम पंचायत पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। है तीसरी स्थिति में ग्राम पंचायत की विद्यालय भवन निर्माण के लिए की जा रही धन की मांग को ठुकरा दिया गया है, जिससे ग्राम पंचायत की स्थिति कमजोर होती है। यहाँ ग्राम के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया है, अतः ग्राम पंचायत होगी ही नहीं। ग्राम पंचायत के लिए यह स्थिति सहायक है। इसमें पानी की कमी को दूर करने के लिए ग्राम के नौजवानों का सहयोग लेकर पुराने कुओं और तालाबों को कामयाब बनाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, मान लीजिए कि आपको किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन सी शक्तियां देना चाहेंगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में 2-2 पंक्तियों में यह भी बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। इसका उत्तर है, ग्राम पंचायतों को योजना की सफलता के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। पहला है, शिक्षा के विकास के क्षेत्र में शिक्षा का विकास ग्रामीण क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात ही नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सकेंगे तथा अपनी भागीदारी को निश्चित कर सकेंगे। दूसरा है, स्वास्थ्य के विकास के क्षेत्र में ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राय अभाव रहता है, अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित है। तीसरा है, कृषि के विकास के क्षेत्र में कृषि का विकास ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर ही निर्भर करता है। ग्राम पंचायत ग्राम व सरकार के बीच कड़ी है, अतः इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत को विशेष कार्य करना चाहिए। 4 है, खेतों में उत्पन्न फसल को बाजार तक ले जाने के बारे में जानकारी देना। ग्रामीणों को खेतों में उपजे अन्न को ग्राम में ही बेचना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें पैदावार का उचित लाभ नहीं मिल पाता, अतः यह आवश्यक है कि पैदावार सही समय पर बाजार में पहुंचाई जाए। 5वां है, पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को एकत्र करना। ग्राम की आर्थिक दशा हमेशा कमजोर रहती है, तथा ग्राम के सभी स्रोतों का समुचित उपयोग करना चाहिए और ग्राम पंचायत को सरकार से ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक धन लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण के क्या प्रावधान है? इन प्रावधानों से ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस तरह बदलता है? इसका उत्तर है, संविधान के 73वें संशोधन से अनुसूचित
अनुसूचित जाति के लोगों के लिए व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में से प्रत्येक वर्ग के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों में सदस्यों व पदों में किया गया है। इस आरक्षण से महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ है। इससे पहले इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में पर्याप्त भागीदारी नहीं हुआ करती थी, परंतु अब यह भागीदारी निश्चित हो गई है, जिससे इनमें एक विश्वास उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के कुछ मुख्य भेद बताएं। उत्तर है, पहला है 73वें संविधान संशोधन से पूर्व ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संशोधन के पश्चात से इनका संवैधानिक आधार हो गया है। दूसरा है, 73वें संविधान संशोधन से पूर्व इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ करते थे, परंतु 73वें संशोधन के बाद से चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। तीसरा है, 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 73वें संविधान संशोधन के पश्चात महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है। चौथा है, पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे, परंतु अब निश्चित कर दिए गए हैं। पांचवा है, 73वें संविधान संशोधन से पूर्व ये संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे लिखे बातचीत पढ़े। इस बातचीत में जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में अपना मत 200 शब्दों में लिखे। आलोक ने कहा है, हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है। स्थानीय निकायों से स्त्रियों को आरक्षण देने से सत्ता में उनकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। नेहा ने कहा, लेकिन महिलाओं को सिर्फ सत्ता के पद पर काबिज होना ही काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि स्थानीय निकायों के बजट में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हो। जयेश, मुझे आरक्षण का यह गोरख धंधा पसंद नहीं है। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वह गांव के सभी लोगों का ख्याल रखे और ऐसा करने पर महिलाओं और उनके हितों की देखभाल अपने आप हो जाएगी। उत्तर है, विगत 60 वर्षों की स्थानीय संस्थाओं की कार्यशैली व ग्रामीण वातावरण के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का व अनुसूचित जाति के लोगों का इनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। जो प्रतिनिधित्व था वह बहुत कम था। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के आधार पर महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को ग्रामीण व नगरीय स्थानीय संस्थाओं के प्रत्येक को कुल स्थानों का 1/3 आरक्षण दिया गया है, जिससे महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। वे इनमें एक विश्वास उत्पन्न हुआ है और इस आरक्षण से इन वर्गों की स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित हुई है। स्थानीय संस्थाएं प्रशासन की इकाई हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्रोतों का उपयोग करने के साथ साथ प्रांतीय सरकारों के केंद्र सरकारों को भी इन स्थानीय संस्थाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए भी बजट में अलग प्रावधान होना चाहिए। साथ ही यह भी सत्य है कि केवल आरक्षण ही काफी नहीं है। स्थानीय निकाय को चाहिए कि वे गांव के सभी लोगों के लिए विकास कार्यों का ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 6 है, 73वें संशोधन के प्रावधानों को पढ़ें। यह संशोधन निम्नलिखित सरोकारों में से किससे ताल्लुक रखता है? क है, पद से हटा दिए जाने का भय जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। ख है, भूस्वामी, सामंत और ताकतवर जातियों का स्थानीय निकायों में दबदबा रहता है। ग है, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता बहुत ज्यादा है। निरक्षर लोग गांव के विकास के बारे में फैसला नहीं ले सकते। घ है, प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है घ। प्रभावकारी साबित होने के लिए ग्राम पंचायतों के पास गांव की विकास योजना बनाने की शक्ति और संसाधन का होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 7, नीचे स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। इन तर्कों को अपनी पसंद से वरीयता क्रम में सजाएं और बताएं कि किसी एक तर्क की अपेक्षा दूसरे को आपने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना है। यदि आप जानते हैं वेग वसल गांव की ग्राम पंचायत का फैसला निम्नलिखित कारणों में से किस पर और कैसे आधारित था? क है, सरकार स्थानीय समुदाय को शामिल कर अपनी परियोजना कम लागत में पूरी कर सकती है। ख है, स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई विकास योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई विकास योजना से ज्यादा
स्वीकृत होती है। ग है लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। सामुदायिक भागीदारी द्वारा उन्हें विचार विमर्श करके अपने जीवन के बारे में फैसला लेना चाहिए। घ है आम जनता के लिए अपने प्रदेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। इसका उत्तर नेक्स्ट प्रश्न में है। इसका उत्तर है उपयुक्त को वरीयता क्रम में निम्नलिखित होगा, जिसमें पहले आएगा ग और दूसरा आएगा ग क और तीसरे में ख और चौथे में ग। बेंग-वसल गांव की पंचायत का फैसला ग उदाहरण पर आधारित था, जिसमें यह व्यक्त किया गया कि स्थानीय लोग अपनी समस्याएं, हितों व प्राथमिकताओं को बेहतर समझते हैं, अतः इन्हें अपने बारे में निर्णय लेने का स्वयं अधिकार प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकेंद्रीकरण का साधन है और शेष को विकेंद्रीकरण के साधन के रूप में आप पर्याप्त विकल्प क्यों नहीं मानते? क है ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। ख है गांव के निवासी खुद तय करें कि कौन सी नीति और योजना गांव के लिए उपयोगी है। ग है ग्राम सभा की बैठक बुलाने की ताकत। ग है प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास की एक योजना चला रखी है। प्रखंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के सामने एक रिपोर्ट पेश करता है कि इस योजना में कहां तक प्रगति हुई है। इसका उत्तर है ख उदाहरण में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की स्थिति है, जिसमें ग्राम के लोग स्वयं यह निश्चित करते हैं कि कौन सी परियोजना उनके लिए उपयोगी है, और अन्य उदाहरणों में विकेंद्रीकरण की स्थिति निम्नलिखित कारणों से प्रतीत नहीं होती। क है ग्राम पंचायत के चुनावों से संबंध है और ग्राम सभा की बैठक बुलाने की बात कही गई है ग में। और घ है बीडीओ ग्राम पंचायत के समक्ष रिपोर्ट तय करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र प्राथमिक शिक्षा के निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण की भूमिका का अध्ययन करना चाहता था। उसने गांव वासियों से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल नीचे लिखे हैं। यदि गांव वासियों में आप शामिल हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के क्या उत्तर देते हैं? गांव का हर बालक या बालिका विद्यालय जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जानी है। क है बैठक के लिए उचित दिन कौन सा होगा, इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सोचिए कि आपके चुने हुए दिन में कौन बैठक में आ सकता है और कौन नहीं। ए है प्रखंड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा तय किया हुआ कोई दिन। ब है गांव का बाजार जिस दिन लगता है। स है रविवार। द है नाग पंचमी अथवा संक्रांति। ख है बैठक के लिए उचित स्थान क्या होगा, कारण भी बताएं। इसमें है ए जिला कलेक्टर के परिपत्र में बताई गई जगह। ब है गांव का कोई धार्मिक स्थान। स है दलित मोहल्ला। द है ऊंची जाति के लोगों का टोला और द है गांव का स्कूल। ग है ग्राम सभा की बैठक में पहले जिला समाहर्ता द्वारा भेजा गया परिपत्र पढ़ा गया। परिपत्र में बताया गया कि शैक्षिक रैली को आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं और रैली किस रास्ते होकर गुजरे। बैठक में उन बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हुई जो स्कूल नहीं आते। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में, विद्यालय भवन की दशा के बारे में और विद्यालय के खुलने अथवा बंद होने के समय के बारे में भी चर्चा नहीं हुई। बैठक रविवार के दिन हुई, इसलिए कोई महिला शिक्षक इस बैठक में नहीं आ सकी और लोगों की भागीदारी के लिहाज से इसको आप अच्छा कहेंगे या बुरा, इसका कारण भी बताएं। ग है अपनी कक्षा की कल्पना ग्राम सभा के रूप में करें। जिस मुद्दे पर बैठक में चर्चा होनी थी उस पर कक्षा में बातचीत करें और लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। इसका उत्तर नेक्स्ट प्रश्न में उत्तर है क है प्रखंड विकास अधिकारी अथवा कलेक्टर द्वारा निश्चित किया हुआ कोई दिन। ख है गांव का स्कूल बैठक के लिए उचित स्थान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गांव के सभी लोग आते हैं, वे इस स्थान से भलीभांति परिचित हैं। ग है उपर्युक्त स्थिति में स्पष्ट किया गया कि स्थानीय सरकारों की वास्तविक स्थिति क्या है तथा स्थानीय संस्थाओं की बैठकों में स्थानीय लोगों की भागीदारी कितनी कम होती है। इन संस्थाओं की बैठक केवल औपचारिकताएं होती हैं तथा स्थानीय लोगों को निर्णयों की सूचना दे दी जाती है। महिलाओं की अनुपस्थिति में इन बैठकों में लगभग न के बराबर ही होती है, उनके विचारों पर कोई ध्यान नहीं देता। क्या है अगर हमारी कक्षा एक ग्राम सभा में परिवर्तित हो जाए और उसमें चर्चा का विषय स्थानीय लोगों का कल्याण व भागीदारी हो, तो इस बात का सर्वसम्मति से निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए और इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है ग्राम विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा है शक्तियों का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण हो। तीसरा है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। चौथा है कमजोर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो
और 5वां है सरकार की ग्रामों तक सीधी पहुंच हो। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत में एक बार फिर से आपको नवरात्रा स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।